आह! जोरदार चीख के साथ ही उसका रिक्शा लड़खड़ा गया था और कई तरह की सब्जियों से भरा पतीला पलट गया था। गरम-गरम सब्जियां सड़क पर फैल गई थी और वह वहीं बैठे-बैठे गुस्से में चिल्ला उठी थी। अरे वो बदतमीज आदमी, गाड़ी से उतरकर सामने आओ, अभी मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। वह गुस्से से नीचे उतरी ही थी, कुछ दूर जाकर वो बड़ी कार अचानक झटके से रुक गई। वर्षिता की नजर नीचे गिरी सब्जियों पर पड़ी। उसकी आंखें भर आई। उसे अभी अभी पहली तनख्वाह मिली थी और उसी से उसने अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए अलग अलग तरह की सब्जियां बनवाई थी, क्योंकि वह खुद भी बचपन में बिना माँ बाप की बड़ी हुई थी। उसे उसकी मामी तुलसी देवी ने अपने सीने से लगाकर पाला था, बहुत प्यार से उसे बड़ा किया था। उसी ममता और एहसास के कारण वह हमेशा अनाथ बच्चों की मदद करना चाहती थी, ताकि किसी और बच्चों को वह दर्द ना झेलना पड़े जो उसने झेला था। अभी उसने गुस्से में जो कहा था, उसी की आवाज पीछे से सुनाई दी तो वो पलटी। सामने मंथन खड़ा था, उसके माथे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने सख्त नजरों से वर्षिता को घूरा। वर्षिता भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने भी उसी तेवर में कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बदतमीज और शैतान ही कहा है। यह सुनकर मंथन का चेहरा और सख्त हो गया। वह गाड़ी से उतरकर उसके सामने आ गया और बोला, अच्छा, अब तोड़ो मुंह मेरा। वह जैसे ही पास आया तो वर्षिता एक कदम पीछे हटी, लेकिन अगले ही पल उसने बिना सोचे समझे उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज दूर तक गूंज गई और ये बात वर्षिता को बिल्कुल पता ही नहीं थी कि जिस कंपनी में वह नौकरी करती है, उसका मालिक यही मंथन है। मंथन इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वह एकदम से चौंक गया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां जल उठी। उसका चेहरा लाल हो गया। एक पल के लिए तो वर्षिता भी डर गई थी। वह गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वह उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर वर्षिता के हाथ पर पड़ी। उसका हाथ लाल हो गया था क्योंकि उस पर गरम गरम सालन गिरा था। वर्षिता उसकी चीख से डरकर आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन कुछ पल बीत जाने पर जब उसने कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि मंथन अपनी जेब से रुमाल निकाल रहा था और उसके पास आया और शांत स्वर में बोला, हाथ साफ कर लो। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह अजीब सी शांति थी। कोई देखकर ये नहीं कह सकता था, अभी अभी इसी लड़की ने उसे थप्पड़ मारा है। वर्षिता भी गुस्से में थी। उसने कहा कि तुम अपना मुंह साफ करो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। देखो तुमने मेरा कितना नुकसान कर दिया है। वह गुस्से और दुख में बोल रही थी। मंथन ने सख्ती से कहा, मेरी बात सुनो लड़की, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। ये तो बस थोड़ा सा सालन था, इसमें इतना बड़ा क्या हो गया? ये सुनकर वर्षिता और भड़क गई। उसने कहा, हाँ, तुम्हारे जैसे बड़ी गाड़ी वालों के लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। तुम जानते भी हो, ये सब मैं अनाथ बच्चों के लिए अपनी पहली तनख्वाह से लेकर जा रही थी। तुमने मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। वह बच्चे अब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अब वो क्या खाएंगे? ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सुंदर आंखों में आंसू देखकर मंथन कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह हैरानी से बोला, तुम इतनी सी बात पर रो रही हो? उसने शायद उसकी बात ठीक से सुनी ही नहीं थी। वर्षिता ने गुस्से में कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये खाना अनाथ बच्चों के लिए था और तुम इसे छोटी सी बात कह रहे हो। तुम जैसे अमीर लोग क्या जाने उन बच्चों की हालत, जो साल में एक बार त्योहार पर ही अच्छा खाना खा पाते हैं। न जाने क्यों भगवान तुम जैसे लोगों को इतना कुछ दे देता है कि तुम खुद को जमीन का भगवान समझने लगते हो। गुस्से में बोलते हुए वो वापस रिक्शे की तरफ चली गई। पूरे रिक्शे में सालन फैला हुआ था। उसे देखकर उसका दिल टूट गया और वो फिर से रोने लगी। तभी मंथन कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसके फोन पर कॉल आ गई। कॉल जरूरी थी, इसलिए उसने फोन उठा लिया। उस बीच वर्षिता ने उदास मन से रिक्शे वाले को किराया दिया और दूसरे रिक्शे में बैठकर घर की तरफ निकल गई। उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि वह खुद भी कभी अनाथ आश्रम में रही थी और वहां के बच्चों का दर्द समझती थी। उधर फोन खत्म करके जैसे ही मंथन मुड़ा तो वो वहां नहीं थी। केवल रिक्शा वाला कपड़े से रिक्शा साफ कर रहा था। मंथन जाने ही वाला था कि अचानक उसे वर्षिता की वही आंसुओं से भरी आंखें याद आ गई और वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने रिक्शे वाले को आवाज दी, अरे सुनो, तुम उस मैडम के साथ खाना लेकर कहाँ जा रहे थे? रिक्शे वाला बोला, साहब, अनाथ आश्रम जा रहे थे। मंथन ने सिर हिलाया और कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए और वहां से निकल गया। साथ ही उसने अपने मैनेजर को फोन कर दिया। उधर वर्षिता इस बात से अनजान थी कि खाना अनाथ आश्रम तक पहुंच चुका है।
वह रोती हुई घर पहुंची। जैसे ही वह अंदर गई, तुलसी देवी ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अरे वर्षिता, तुम इतनी जल्दी आ गई, क्या हुआ? वर्षिता उन्हें देखते ही भागकर गले लग गई और रोने लगी। तुलसी देवी घबरा गई। उन्होंने प्यार से उसका चेहरा उठाया और बोली, अरे बेटी, क्या हुआ? इधर देखो। वर्षिता रोते हुए बोली, मामी जी, मैं जो खाना लेकर गई थी वो रास्ते में गिर गया। उसने रोते हुए सारी बात बता दी। तुलसी देवी भी उदास हो गई, लेकिन उन्होंने उसे संभाला और कहा, अरे मेरी बच्ची, रोने से क्या होगा? शायद इसमें भगवान की कोई मर्जी हो। हम अगली तनख्वाह में से फिर से बच्चों के लिए खाना बना देंगे। ये सुनकर भी वर्षिता का दिल शांत नहीं हुआ। वह रात भर रोती रही। उसे बार बार वही ख्याल आता रहा। उसने बच्चों से किया वादा पूरा नहीं किया। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो 8 बज चुके थे। वह जल्दी से उठी और ऑफिस जाने के लिए तैयारी करने लगी। अब उसे अगले महीने की तनख्वाह का बेसब्री से इंतजार था। मामी जी से आशीर्वाद लेकर वह ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई और काम करने लगी। उसने देखा कि आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही हलचल है। उसने पास बैठी सहकर्मी अनामिका से पूछा तो उसने बताया कि आज कंपनी के मालिक की मंगेतर आने वाली है, इसलिए इतनी तैयारी हो रही है। ये सुनकर वर्षिता हैरान हो गई। उसने मन ही मन में सोचा, वाह, अमीर लोगों के भी अलग ही शौक होते हैं। पत्नी के आने पर स्वागत तो सुना था, लेकिन मंगेतर के लिए इतनी तैयारी, ये तो कुछ ज्यादा ही है। वह फिर अपने काम में लग गई। थोड़ी देर के बाद ऑफिस के कुछ खास लोग फूलों के गुलदस्ता लेकर लिफ्ट की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। वह अपनी जगह बैठी सब देख रही थी। तभी अनामिका ने कहा, अरे तुम भी चलो ना, देखते हैं सर की मंगेतर कैसी है। क्या वह सर के साथ अच्छी लगती है या नहीं? वर्षिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम जाओ, मैंने क्या देखना है? मैंने तो अभी तक सर को भी नहीं देखा है। मैं इनकी मंगेतर को देखकर क्या ही करूंगी। वह हल्की मुस्कान के साथ कहती हुई फिर से अपने काम में लगने ही वाली थी। तभी बाहर से अचानक शोर उठने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि वह भी घबराकर खड़ी हो गई। सामने देखने लगी, जहां ऑफिस का चपरासी मुंह पर हाथ रखे खड़ा था। बात समझने में पता चले कि सर की मंगेतर ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया है। अब उनकी ऊंची आवाजें सब तक साफ सुनाई दे रही थी। पागल आदमी, तुमने मेरा इतना कीमती कपड़ा खराब कर दिया। अब इस सुंदर लड़की की चीखती आवाज पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। चपरासी दोनों हाथ जोड़कर बार बार कह रहा था, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। पता नहीं कैसे चाय गिर गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वह बिना उसकी माफी के परवाह किए गुस्से में बोले जा रही थी, पागल आदमी, तुमने मेरा इतना महंगा कपड़ा खराब कर दिया। अब तुम्हारी माफी का क्या करूं? दिल तो करता है एक और थप्पड़ मारूं इससे पहले कि वह दोबारा हाथ उठाती। तभी बीच में आती वर्षिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। आसपास खड़े लोग ये देखकर हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि वर्षिता इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ चुकी थी। वर्षिता ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मानती हूँ कि आप इस कंपनी के मालकिन की मंगेतर है। आप बहुत अमीर हैं, लेकिन आपको ये हक नहीं कि आप इन्हें सबके सामने अपमानित करें। ये सुनते ही वह लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक है लड़की? अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए? इसने चाय गिराकर मेरा पूरा कपड़ा खराब कर दिया है। तुम जानती हो इस कपड़े की कीमत क्या है? तुम और ये दोनों मिलाकर भी अपनी सैलरी जोड़ लेते तो भी ये कपड़ा नहीं खरीद सकते। वर्षिता ने बिना डरे जवाब दिया, हो सकता है, आप सही कह रही हो। आप बहुत अमीर हैं, इसलिए महंगे कपड़े पहनती होंगी। लेकिन ये इंसान है, गलती हो जाती है। या आपसे बराबर हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहा है, फिर भी आप इन्हें अपमानित कर रही हैं। वह लड़की गुस्से में बोली, चुप हो जाओ और यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को अभी नौकरी से निकलवा दूंगी। इतना कहकर वह अपनी ऊंची एड़ी की आवाज के साथ वहां से चली गई। कुछ लोग उसके पीछे चले गए और कुछ लोग वर्षिता और चपरासी को बुरी नजरों से देखने लगे। तभी राधिका पास आकर बोली, यार वर्षिता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम नहीं जानती वो क्या कर सकती है। अगर ये बात सर तक पहुंच गई तो न जाने क्या होगा। वर्षिता ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या होगा राधिका? ज्यादा से ज्यादा मुझे नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन मैं किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकती। बस एक कप चाय ही तो गिरी थी। ये कहकर वह अपनी सीट पर वापस आ गई, लेकिन अंदर से वो बहुत डर गई थी, क्योंकि वह इस समय अपनी नौकरी खो नहीं सकती थी। तभी उसके फोन पर मामी जी का संदेश आया, जिसमें लिखा था, घर आते समय बाजार से कुछ सामान लेकर आना, और उसके साथ कुछ पैसे भी भेज दिए गए थे। उसने जवाब में ठीक है लिख दिया और चिंता में अपने नाखून चबाने लगी।
पूरा दिन वो इसी डर में रही कहीं उसे बुलाकर डांट ना दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम को छुट्टी होते ही वो ऑफिस से बाहर निकली, रिक्शा लिया, रास्ते में एटीएम से पैसे निकाले और बैग में रखकर मॉल पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने रिक्शे वाले को पैसे दिए और अंदर जाकर दुकान की तरफ बढ़ी जहां अच्छे और सस्ते कपड़े मिलते थे। उसने मामी जी के लिए 2 जोड़े पसंद किए और मुस्कुराकर सेल्समैन से पैक करने को कहा और काउंटर पर पहुंच गई। काउंटर वाले ने कहा, मैडम 6,000 रुपये। ये सुनकर उसने जल्दी से अपना बैग खोला, लेकिन जैसे ही उसने बैग की जिप खोली उसके होश उड़ गए थे। पैसे उसमें नहीं थे। वह घबराकर बैग में हाथ डालकर ढूंढने लगी, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। काउंटर वाला बोला, मैडम जल्दी करिए, पीछे लाइन लगी है। वह घबराकर फिर से बैग टटोलने लगी। काउंटर वाला तंज भरे स्वर में बोला, मैडम जल्दी करें, हमें और लोगों को भी देखना है। उसने शर्म से कहा, मेरे पैसे शायद गिर गए हैं या किसी ने निकाल लिए हैं, लेकिन मैं लेकर आई थी। काउंटर वाला बोला, मैडम हम रोज यही सुनते हैं, जल्दी पैसे दीजिए नहीं तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। ये सुनकर वह चुप रह गई और लोगों के ताने भरे नजरें उसे चुभने लगी। तभी पीछे खड़ी एक औरत बोली, देखो कैसी लड़कियां हैं आजकल, नया तरीका ढूंढ लिया है। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसकी नजर दुकान के बाहर से गुजरते मंथन पर पड़ी। वह उसे पहचानती तो नहीं थी, लेकिन कल की घटना के कारण उसे देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली। उसने उसे आवाज दी, सुनिए। पहले तो उसे सुनाई नहीं दिया, फिर उसने थोड़ा जोर से कहा, प्लीज सुनिए। इस बार मंथन रुक गया। उसने मुड़कर देखा और उसे पहचान लिया। उसने सवाल भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो अब क्या हुआ। तभी दुकान वाला और मैनेजर भी उसकी तरफ देखने लगे। वह लड़की रोते हुए खड़ी थी। मंथन ने मैनेजर की तरफ देखकर कहा, अमीर हो या गरीब, पहले इंसान की तरह बात करना सीखो, किसी का अपमान मत करो। मैनेजर कुछ बोलने ही वाला था कि मंथन ने सख्ती से कहा, चुप रहो, बिल कितना हुआ बताओ, चीज देनी है तो दो, नहीं देनी तो मत दो, लेकिन इस तरह किसी का अपमान मत करो। ये कहकर उसने कार्ड निकालकर बिल भर दिया। उसने एक नजर वर्षिता की तरफ देखा, जो अभी भी रोते हुए खुद को संभाल रही थी, और फिर वहां से निकल गया। वर्षिता ने जल्दी से अपना सामान उठाया और उसके पीछे भागी। उसने कहा, सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मंथन रुक गया और बोला, हाँ बताइए, अब क्या रह गया है। वह धीरे से बोली, मुझे आपसे माफी मांगनी है, कल के लिए और आज के लिए धन्यवाद भी कहना है। मंथन ने कहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपका कल का नुकसान पूरा किया है। और जहां तक माफी की बात है, अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास होता तो मैं मान लेता, लेकिन अगर सिर्फ मेरी मदद की वजह से माफी मांग रही हैं तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये कहकर वह आगे बढ़ गया। वर्षिता वहीं खड़ी रह गई। उसे सच में अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने सोचा कि अगली बार मिलते ही वह उसे सच्चे दिल से माफी मांगेगी। फिर वह धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ी। शाम हो चुकी थी, रास्ता थोड़ा सुनसान था। वह जल्दी जल्दी चल रही थी। तभी मंथन की नजर उस पर पड़ी। उसने गाड़ी रुकवाई और उसके पास आकर खिड़की नीचे की। उसने कहा, तुम्हें मॉल से निकले काफी देर हो गई, अभी तक घर नहीं पहुंची। रास्ता सुनसान है, अगर कुछ हो गया तो क्या करोगी। वर्षिता ने झिझकते हुए कहा, मेरे पास रिक्शे के पैसे नहीं हैं, इसलिए पैदल जा रही हूँ। मंथन ने सिर पकड़ते हुए कहा, तुम सच में अजीब हो, तुम मुझे बता सकती थी या रिक्शा लेकर घर जाकर पैसे दे देती। ये क्या तरीका है। वर्षिता ने हल्के गुस्से में कहा, आपको पता था ना कि मेरे पैसे खो गए हैं, आप मुझे साथ ले जा सकते थे। मंथन ने कहा, मेरे पास समय कम है, जल्दी से गाड़ी में बैठो ताकि मैं तुम्हें घर छोड़ सकूं। वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर दोनों चुप रहे, पर उसने हिम्मत करके कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं अपनी कल की गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मैं सच में माफी चाहती हूँ। मंथन ने उसे देखा, हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वह फिर बोली, मैंने बहुत मुश्किल से नौकरी पाई है और मैंने वादा किया था कि अपनी पहली तनख्वाह से अनाथ बच्चों को खाना खिलाऊंगी, इसलिए मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ था। वह चुप रहा। कुछ देर के बाद उसने कहा, आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं अगली तनख्वाह में आपके पैसे लौटा सकूं। उसके चेहरे पर सच्चाई और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मैडम, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि कल जो आपका नुकसान हुआ था ना, उसी को मैंने पूरा किया है। अब आप कृपया चुपचाप बैठ जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, वरना मुझे आपको यहीं उतारना पड़ेगा। मंथन ने साफ और सख्त आवाज में कहा था। उसकी डांट सुनकर वर्षिता मुंह बनाकर चुप हो गई थी और मन ही मन बड़बड़ाने लगी थी कि इतना भी अच्छा नहीं है। अभी कुछ देर पहले तक वह उसे एक अच्छा इंसान समझ रही थी,
लेकिन अब उसके सख्त व्यवहार से नाराज हो गई थी। उसकी बड़बड़ाहट पर मंथन ने बस एक सख्त नजर उसके ऊपर डाली थी। तभी वर्षिता बोली, बस भाई यहीं रोक दो, मेरा घर आ गया है। उसने पीछे की गली में गाड़ी रुकवाने को कहा। जैसे ही गाड़ी रुकी वो उतर गई और गाड़ी तेज रफ्तार से उसके पास से निकल गई। वह मुंह बनाकर बोली, अजीब इंसान है, और घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने खरीदे हुए कपड़े मामी जी को दिखाए और फिर अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। उसके दिमाग में बार बार मंथन का चेहरा घूम रहा था। वह सोच रही थी, वह इतना भी बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा सख्त है। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर झटक दिया और सोने के लिए लेट गई। अभी उसे लेटे 10 मिनट हुए थे कि बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। वह डर कर उठ गई। आवाजें बढ़ती जा रही थी। वह जल्दी से चप्पल पहनकर कमरे से बाहर निकली, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह चीख पड़ी। उसका मामा जी दिवाकर तुलसी देवी के बाल पकड़कर खड़ा था, उन पर चिल्ला रहा था। उसकी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि वह नशे में है। ये देखकर वर्षिता भागकर मामी जी के पास गई और बोली, छोड़िए मामा जी, ये क्या कर रहे हैं आप। उसने किसी तरह उनके बाल छुड़वाए और मामी जी को पीछे किया। दिवाकर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वर्षिता ने मामी जी को पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। दिवाकर चिल्लाया, अपनी हद में रहो लड़की, हमारे मामले में मत बोलो। वह फिर से तुलसी देवी की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार वर्षिता बीच में आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने गुस्से में कहा, बस कीजिए मामा जी, क्या तमाशा लगा रखा है, क्या चाहिए आपको, क्यों मार रहे हैं इन्हें। दिवाकर और गुस्से में बोला, चुप हो जाओ, तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली। अपने माँ बाप तो मर गए और तुम्हें हमारे सिर पर छोड़ गए, मैं तुम्हारा भी इंतजाम कर दूंगा। इतना कहकर उसने वर्षिता के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वर्षिता कुछ पल के लिए स्तंभ रह गई। उसके कान बजने लगे। तभी तुलसी देवी उठी और बोली, दिवाकर छोड़ दो बच्ची को, इसका क्या कसूर है। इससे पहले कि वह दोबारा हाथ उठाता, तुलसी देवी बीच में आ गई और बोली, हाँ हाँ, ना इसका कसूर है ना इस बच्ची का, सारा कसूर मेरा है। गुस्से में चिल्लाता हुआ दिवाकर अचानक लड़खड़ा कर गिर गया। ज्यादा नशे की वजह से वो बेहोश हो गया था। ये देखकर वर्षिता रोते हुए मामी जी से लिपट गई और बोली, मामी जी, ये फिर क्यों आते हैं यहाँ, हमें क्यों परेशान करते हैं, हमें जीने क्यों नहीं देते। तुलसी देवी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए खुद भी रोने लगी और बोली, मेरी बच्ची चुप हो जा, तू जानती है जब इसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये घर आकर ऐसा ही करता है। आप मेरे साथ, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुलसी देवी उसे किचन में ले गई। उन्होंने पहले से खाना बना रखा था। उन्होंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। वर्षिता चुपचाप खाती रही। वह जानती थी कि अब कई दिन तक ये घटना उसके मन में ही रहेगी। रात को वह रोते रोते सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो 10 बज चुके थे। वह घबराकर उठी। ऑफिस के लिए देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल गई। मामी जी शायद कमरे में थीं। वह बिना कुछ कहे ऑफिस चली गई। बस से पहुंचते पहुंचते 11:30 बज गए थे। ऑफिस में घुसते ही मैनेजर ने उसे देख लिया और कहा, गुड मॉर्निंग मिस वर्षिता, कैसी हैं आप। वह रुक गई और हैरानी से उसे देखने लगी। मैनेजर ने तंज में कहा, क्या हुआ, ये आपका ही ऑफिस है, जब मन करे यहाँ आ जाइए। वर्षिता ने शर्म से कहा, सॉरी सर, कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैनेजर ने उसकी बात काटते हुए कहा, कभी तुम्हारी बस खराब हो जाती है, कभी रिक्शा नहीं मिलता, कभी पैसे चोरी हो जाते हैं, अब तबीयत भी खराब हो गई। ये सुनकर वर्षिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुप रही। उसने कहा, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैनेजर बोला, होना भी नहीं चाहिए, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये कहकर वह चला गया। वर्षिता ने आंखें पोंछी और अपने काम में लग गई। तभी सुमेर उसके पास आया और बोला, मिस वर्षिता, आपको सर ने बुलाया है। वह चौंक गई। सुमेर ने तंज में कहा, शायद आपकी कल वाली हरकत की खबर अब सर तक पहुंच गई है। वह और ज्यादा डर गई। वह सोचने लगी कि शायद उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वह कांपते कदमों से सीआईओ के केबिन की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर जाकर उसने धीरे से दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आओ। वह घबराते हुए अंदर गई, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। सामने बड़ी कुर्सी पर वही आदमी बैठा था जिसे उसने कल थप्पड़ मारा था, वही जिसने मॉल में उसकी मदद की थी। वह मंथन था। वर्षिता की आंखें फैल गई, उसके होंठ कांपने लगे। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मंथन ने भी उसे देखा और हैरान रह गया, लेकिन जल्दी ही खुद को संभालते हुए खड़ा हो गया और बोला, तुम यहाँ, तुम मेरी कंपनी में काम करती हो। वर्षिता ने मुश्किल से सिर हिलाया। मंथन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये तो दिलचस्प है, कल तक मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, आज तुम मेरी कंपनी में काम करती हो और मेरी मंगेतर को भी तुमने सबके सामने रोका। वर्षिता घबरा गई और बोली, सर मुझे नहीं पता था आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुआ वो गलती से हुआ। मंथन ने भौहें उठाकर कहा, तुमने क्या किया था कल, तुमने मुझे गाली दी,
थप्पड़ मारा। आज मेरी कंपनी में काम कर रही हो। वर्षिता को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। वह डर गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, सर मैं माफी मांग चुकी हूँ। मंथन ने कहा, ठीक है, वो बात मान लेते हैं, लेकिन मेरी मंगेतर के साथ जो तुमने किया उसका क्या? वह कुर्सी पर बैठ गया। वर्षिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डरते हुए बोली, सर उन्होंने चपरासी को कल थप्पड़ मारा था, मैं बस उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ एक कप चाय गिरी थी। इतनी छोटी सी बात पर किसी की बेइज्जती करना ठीक नहीं है। वर्षिता ने हिम्मत करके कहा। तो मंथन ने आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए पूछा, तो तुमने मेरी मंगेतर का हाथ पकड़ लिया और उसे बदतमीज भी कहा, और कुछ दिन पहले तुम मेरे साथ भी यही सब कर चुकी हो, सिर्फ एक सालन गिरने पर। उसकी आखिरी बात सुनते ही वर्षिता की नजरें झुक गई। उसने धीमे स्वर में कहा, सॉरी सर, मैं मानती हूँ उस दिन भी मुझसे गलती हो गई थी। उसके लिए मैं कई बार माफी मांग चुकी हूँ, लेकिन कल वाली बात में मेरी गलती नहीं थी। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं माफी मांग लेती हूँ। आप कहेंगे तो आपकी मंगेतर से भी माफी मांग लूंगी। बस प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, क्योंकि वह अब अपनी नौकरी खोने से बहुत डर रही थी। मंथन ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ? मैं अपनी निजी बातों के कारण किसी को नौकरी से नहीं निकालता, लेकिन आगे से अपना ध्यान अपने काम पर रखो। किसी को सीख देने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि आगे तुम्हारी शिकायत ना आए। इतना कहकर वह अपने लैपटॉप में लग गया। वर्षिता कुछ पल वहीं खड़ी उसे देखती रही, फिर धीमे से बोली, सर मैं जाऊं? उसने बिना देखे सिर हिला दिया। वह गहरी सांस लेकर बाहर निकली और अपनी सीट पर पहुंचकर राहत की सांस ली। राधिका ने इशारे से पूछा तो उसने आंखें बंद करके सब ठीक होने का संकेत दिया। उधर मंथन की नजर कैमरे में वर्षिता पर पड़ी, जो लंबी सांसें ले रही थी। वह कुछ देर उसे देखता रहा, फिर खुद ही सिर झटककर काम में लग गया। शाम को काम खत्म करके वर्षिता घर के लिए निकली। आधे रास्ते में उसका रिक्शा खराब हो गया। उसने परेशान होकर कहा, भैया क्या हुआ? रिक्शा वाला बोला, देखता हूँ मैडम। लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद उसने कहा कि वे दूसरा इंतजाम कर ले। वर्षिता उतरकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई रिक्शा नहीं रुका। शाम ढल रही थी और मौसम भी खराब हो रहा था। वह पैदल चलने लगी। तभी तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। वह घबरा गई और जल्दी जल्दी चलने लगी, क्योंकि उसके पास छाता भी तो नहीं था। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसने देखा तो मंथन गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ आ रहा था। उसने कहा, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उसकी आवाज आज बहुत नरम थी। वर्षिता उसे देखती रह गई। इससे पहले कि वो मना करती, मंथन ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी तक ले आया और कहा, बैठिए, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगी। वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। आज वह बिल्कुल शांत थी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। तभी उसे छींक आने लगी। लगातार छींकते देखकर मंथन ने गाड़ी एक चाय की दुकान पर रुकवाई और खुद बारिश में उतरकर चाय लेकर आया। उसने कप वर्षिता की तरफ बढ़ाया तो वह हैरान रह गई। उसने पूछा, ये मेरे लिए? मंथन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी आपके लिए। उसने चुपचाप चाय ली और धन्यवाद कहा। कुछ देर के बाद उसने कहा, मुझे आगे गली में उतार दीजिए। गाड़ी उसके बताए स्थान पर रुकी और वह जल्दी से उतर गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कोई उसे उस गाड़ी से उतरते देखे। मंथन ने बाहर झांक कर देखा। इलाका बहुत साधारण था। वह बिना कुछ कहे चली गई। वह भी चुप रहा। उधर वर्षिता भीगती हुई घर पहुंची, लेकिन जैसे ही अंदर गई उसका दिल दहल गया। उसका मामा जी दिवाकर अपने कुछ गलत साथियों के साथ घर के आंगन में बैठा था। बारिश में भी वे लोग वहीं बैठे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने वर्षिता को देखा और बोला, लो आ गई लड़की, जल्दी पंडित जी को बुला, आज इसकी शादी करते हैं। ये सुनकर वर्षिता सन्न रह गई। सबकी नजरें उस पर टिक गई। उसने घबराकर मामी जी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। तभी दिवाकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचने लगा। चल जल्दी कपड़े बदल, आज तेरी शादी मेरे दोस्तों से होगी। वर्षिता गुस्से में चिल्लाई, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कभी नहीं होगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और उसके सामने डटकर खड़ी हो गई। मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मामा जी की आंखों में लालच और नशे की आग साफ दिख रही थी। वर्षिता डर और गुस्से के बीच झूलती हुई चिल्लाई, मामी जी आप कहाँ हैं? बाहर आइए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हिम्मत अब भी जिंदा थी। तभी दिवाकर ने गुस्से में आकर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा एक तरफ झटक गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दिवाकर दहाड़ा, मैंने तेरी मामी जी को मार दिया है। अगर तूने शादी के लिए हाँ नहीं की तो तेरा भी यही हाल करूंगा। वह उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे अंदर की तरफ घसीटने लगा, लेकिन इस बार वर्षिता डरने वाली नहीं थी।
उसने पूरी ताकत जुटाकर दिवाकर के नाक पर जोरदार मुक्का मारा। अचानक हुए इस वार से दिवाकर लड़खड़ा गया और नाक पकड़कर चीख उठा। वर्षिता ने मौका देखकर खुद को छुड़ाया और जान बचाकर बाहर की तरफ भागी। पीछे से दिवाकर चिल्लाया, पकड़ो इसे, भागने न पाए। उसके नशेड़ी दोस्त भी उसके पीछे दौड़ पड़े। वर्षिता बिना पीछे देखे दौड़ती जा रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। सड़क पर पहुंचते ही उसकी नजर सामने खड़ी गाड़ी पर पड़ी। वह एक पल को ठिठक गई। ये वही गाड़ी थी, मंथन की, जो कुछ देर पहले उसे छोड़कर गया था। लेकिन सोचने का समय नहीं था। वह भागकर सीधे उस गाड़ी की तरफ गई। मंथन, जो थोड़ी दूर जाकर उसका बैग और मोबाइल देखकर वापस लौटा था ताकि उसे वापस कर सके, अचानक उसे अपनी तरफ दौड़ते हुए देखकर तुरंत गाड़ी से बाहर निकला। वर्षिता, क्या हुआ? वह घबराकर बोला। लेकिन जवाब देने के बजाय वर्षिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्लीज, मैं आपको बस बताऊंगी, बस जल्दी चलिए। वे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे मार देंगे। उसकी आवाज टूट रही थी। मंथन ने एक पल भी देर नहीं की, तुरंत उसे गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर से गाड़ी तेज चलाने को कहा। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। अंदर बैठी वर्षिता लगातार रो रही थी। मंथन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है? लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बस रोते रोते उसने मंथन को कसकर पकड़ लिया। प्लीज मुझे बचा लीजिए। वह कब सर से मंथन पर आ गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। मंथन ने उसके कंधे को थामकर उसे थोड़ा अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ है। तब टूटे शब्दों में वर्षिता ने बताया कि मामा जी अपने नशेड़ी दोस्त से उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं और उन्होंने मामी जी को भी बहुत मारा है। यह सुनकर मंथन के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम मेरी तरफ देखो और डरना बंद करो। मैं हूं ना, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था। वर्षिता ने पहली बार खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस किया, लेकिन डर अभी भी बाकी था। उसने कांपते हुए पूछा, आप क्या करेंगे? वे लोग मुझे ढूंढ लेंगे। मंथन ने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ पकड़ा और गहरी आवाज में बोला, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनते ही वर्षिता जैसे पत्थर की बन गई। उसकी सांसें रुक गई, आंखें फैल गई। ये आप क्या कह रहे हैं? वह हकलाते हुए बोली। मंथन ने पूरी गंभीरता से कहा, मैं बिल्कुल होश में हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिंदगी है। तुम बस इतना बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वर्षिता की दुनिया जैसे घूम गई। एक तरफ डर, दूसरी तरफ अचानक मिला सहारा। उसने कुछ पल आंखें बंद की और फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ड्राइवर ने गाड़ी के शीशे में हैरानी से पीछे देखा। सब कुछ इतना अचानक हो रहा था। मंथन ने तुरंत कहा, गाड़ी फ्लैट की तरफ ले चलो। कुछ ही देर में वह उसके फ्लैट पहुंचे। वहां पहुंचते ही मंथन ने जल्दी जल्दी अपने कुछ करीबी दोस्तों और एक पंडित जी को बुला लिया। बिना किसी शोर शराबे के सादे तरीके से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भगवान के सामने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए गए। मंथन ने वर्षिता की मांग में सिंदूर भरा, गले में मंगलसूत्र पहनाया और इस तरह कुछ ही घंटों में वर्षिता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो सुबह तक एक डरी हुई लड़की थी, शाम होते होते किसी की पत्नी बन चुकी थी। अब वो कमरे में बैठी थी, लाल साड़ी में, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, लेकिन आंखों में अब भी हैरानी और सवाल थे। दूसरी तरफ मंथन भी कम हैरान नहीं था। उसने खुद भी नहीं सोचा था वह एक लड़की की आंखों में आंसू देखकर इतना बड़ा फैसला ले लेगा। लेकिन कहीं न कहीं उसे सुकून था कि उसने सही किया है और शायद पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। जब वो बाहर का काम खत्म करके कमरे में आया तो दरवाजा खोलते ही उसकी नजर अपनी पत्नी वर्षिता पर पड़ी, जो पैर मोड़कर जमीन पर बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आहट होते ही उसने सिर उठाकर देखा, सामने मंथन खड़ा था। उसे देखते ही वर्षिता ने झट से नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर हल्की लाली छा गई। मंथन की नजरों की गर्माहट जैसे उसे और बेचैन कर रही थी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके पास आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वर्षिता सिमट गई। मंथन ने बहुत हल्के से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसकी आंखों में देखकर धीमी और सुकून भरी आवाज में कहा, वर्षिता, तुम जानती हो, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा फैसला इतने अचानक नहीं लिया। लेकिन जब तुमने मेरी तरफ देखा था, जब तुमने मुझे पकड़कर कहा था मुझे बचा लो, तो उस पल मेरे दिल में बस एक ही बात आई कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूं और तुम्हें हमेशा के लिए सुरक्षित कर दूं। वह बहुत सादे शब्दों में अपने दिल की बात कह रहा था। यह सुनकर वर्षिता की आंखें भर आई, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने लगी, मंथन ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, नहीं, इन्हीं आंखों के आंसुओं ने तो मुझे मजबूर किया है तुम्हें अपना बनाने के लिए। इतना कहकर उसने बहुत प्यार से उसकी आंखों को कोनों को अपने होठों से छुआ तो वर्षिता की धड़कनें तेज हो गई।
उसके लिए ये सब बहुत नया था। वह शर्म से झुक गई। मंथन मुस्कुराया और थोड़ा और करीब आकर बोला, मैं जानता हूँ ये सब बहुत अचानक हुआ है, जितना तुम्हारे लिए उतना ही मेरे लिए भी। लेकिन मैंने तुम्हें दिल से स्वीकार किया है। ये सुनकर वर्षिता ने हल्के से कहा, मगर आपकी मंगेतर? ये सुनते ही मंथन ने गहरी सांस ली और बोला, वह रिश्ता मेरे माता पिता की इच्छा से तय हुआ था, मेरी अपनी इच्छा नहीं थी। और आज मैंने अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया है और मुझे पूरा भरोसा है मेरे माता पिता इस फैसले से खुश होंगे। उसकी बातों में इतना भरोसा, अपनापन था कि वर्षिता के दिल का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन अचानक उसे मामा जी और मामी जी की याद आई और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, मामा जी और मामी जी। मंथन ने तुरंत उसके आंसू पोंछे, उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। तुम्हारे मामा जी को मैं कानून के हवाले कर दूंगा, अब तुम बस चैन से रहो। मुझे एक दिन के दूल्हे को रो रो कर परेशान मत करो। उसकी इस हल्की मजाक भरी बात पर वर्षिता आंसुओं के बीच हल्का सा मुस्कुरा दी। उसकी ये मुस्कान ऐसी थी जैसे बादलों के बीच से धूप निकल आई हो। मंथन उसे बस देखता ही रह गया। वर्षिता ने धीमे से कहा, मैं सच में आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी इज्जत बचाई, मुझे उस बुरे इंसान से बचा लिया। मंथन ने प्यार से उसके माथे को छुआ और बोला, नहीं वर्षिता, ये सब भगवान की इच्छा थी, हमें मिलना ही था, तभी ये सब हुआ है। उसकी बातों में इतना सच्चा प्यार था कि वर्षिता का दिल पूरी तरह शांत हो गया। वह उसके सीने से लग गई और धीरे धीरे उसकी झिझक भी कम होने लगी। उस रात दोनों के बीच एक नया रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। वर्षिता पूरी रात उस नए एहसास में डूबी रही। सुबह सूरज की हल्की किरणें जब कमरे में आई तो उसकी आंख खुली। उसने अपने पास देखा तो मंथन वहां नहीं था। वह हल्की मुस्कान के साथ पिछली रात की बातें याद करके शर्माने लगी। तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आई। वो घबराकर जल्दी से उठ बैठी। इस समय वह मंथन की ढीली शर्ट पहने हुए थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने दो अनजान चेहरे खड़े थे। उन्हें देखकर वह हैरान रह गई। तभी उनमें से एक औरत तीखी आवाज में बोली, अच्छा तो यहाँ ये सब चल रहा है। और वह औरत थी रत्ना देवी। दरवाजे पर खड़ी वर्षिता को देखते ही सामने खड़ी रत्ना देवी ऊंची आवाज में बोली तो वर्षिता एकदम डर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी उनकी आवाज सुनकर मंथन का ध्यान उधर गया और वह तुरंत उसके पास आकर खड़ा हो गया। वर्षिता घबराकर धीमी आवाज में बोली, ये कौन है? मंथन ने बहुत सहज अंदाज में कहा, घबराओ मत, ये मेरी माँ है। ये सुनकर वह थोड़ी हैरान हुई थी कि रत्ना देवी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, नाराज तो हम हैं, लेकिन तुमसे नहीं, इस नालायक से। अगर ये हमें रात में ही बता देता तो हम भी तुम्हारे साथ होते। उनके इस नरम व्यवहार से वर्षिता और भी हैरान हो गई। वह कुछ कहना चाहती थी मगर हकलाकर रह गई। तभी रत्ना देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हम वैसे माँ बाप नहीं जो अपने बच्चों की खुशी के खिलाफ जाएं। हमें अपने बेटे की खुशी सबसे प्यारी है। तभी मंथन के पिता प्रेमराज साहब भी आगे आए और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, अब तुम हमारी बेटी हो। उनके इस अपनापन भरे व्यवहार से वर्षिता की आंखें नम हो गई। लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराकर मंथन की तरफ देखा तो वो माँ से नजर बचाकर उसे आंख मार गया। ये देखकर वर्षिता के गाल फिर से लाल हो गए। मंथन ने माहौल हल्का करते हुए कहा, चलिए अब सब लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ते के दौरान भी मंथन की नजरें बार बार उसी पर टिक जाती थी और वह शर्म से नजरें झुका लेती थी। थोड़ी देर के बाद रत्ना देवी और प्रेमराज साहब ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा कि शाम तक वह दोनों उनके घर जरूर आए। इतना कहकर वह वहां से चले गए। उनके जाते ही मंथन ने वर्षिता से कहा कि वह तैयार हो जाए। रत्ना देवी पहले ही उसके लिए नए कपड़े भेज चुकी थी। कपड़े देखकर वर्षिता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई क्योंकि उसे महसूस हुआ मंथन उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता है। वह तैयार होकर आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसने हल्के लाल रंग का सुंदर घेर वाला सूट पहना था। उनमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी मंथन फोन पर बात करता हुआ कमरे में आया और उसे देखते ही जैसे उसके कदम रुक गए। वह कुछ पल उसे देखता ही रह गया, फिर धीरे धीरे उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके माथे को चूम लिया। वर्षिता शर्म से झुक गई। मंथन मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे ही शर्माती रहो, तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर वह और भी शर्मा गई और धीरे से उसके सीने से लग गई। मंथन ने उसे संभालते हुए कहा, मैंने अपने एक दोस्त से बात कर ली है जो पुलिस में है। तुम्हारे मामा जी अब पुलिस की हिरासत में हैं। ये सुनकर वर्षिता चौंक गई और हैरानी से बोली, सच में? मंथन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल, ये सब कल ही हो गया था।
लेकिन मैं तुम्हें पहले शादी के बारे में बताना चाहता था, इसीलिए रुका रहा। उसकी बात सुनकर वर्षिता के चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। फिर अचानक उसे मामी जी की याद आई और वह घबराकर बोली, मामी जी, वह ठीक है ना? मंथन ने उसे ढाढ़स देते हुए कहा, हाँ वह जिंदा है, अस्पताल में है। जब तुम्हारे मामा जी वहां से भागे तो पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया था। अब वो खतरे से बाहर है। ये सुनते ही वर्षिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह कांपती आवाज में बोली, मुझे उनसे मिलना है। मंथन ने मुस्कुराकर कहा, जरूर चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। वर्षिता ने घबराकर पूछा, कैसी शर्त? मंथन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। ये कहते हुए उसने फिर से उसकी आंखों को प्यार से छू लिया। वर्षिता उसकी बात समझ गई और हल्की मुस्कान के साथ उसके सीने से सिर टिकाकर खड़ी हो गई। अब उसके दिल में डर की जगह सुकून और अपनापन बस चुका था। मंथन और वर्षिता की शादी को अब कुछ समय बीत चुका था और उनकी जिंदगी में एक मीठा सा सुकून बस गया था। सुबह की शुरुआत अक्सर मंथन की हल्की सी मुस्कान और वर्षिता के माथे पर रखे उसके प्यार भरे स्पर्श से होती थी। वर्षिता जब रसोई में जाती तो मंथन पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेता और कहता कि उसे उसकी बनाई चाय से ज्यादा उसकी मुस्कान पसंद है। दोनों की छोटी छोटी नोक झोंक भी उनके प्यार को और गहरा कर देती थी। कभी मंथन जानबूझकर उसे चिढ़ाता, कभी वर्षिता नाराज होने का नाटक करती, फिर खुद ही उसकी बातों में पिघल जाती। शाम को दोनों साथ बैठकर दिन भर की बातें करते, कभी बालकनी में खड़े होकर बारिश देखते तो कभी बिना किसी वजह के हंसते रहते। मंथन उसे हर पल एक एहसास दिलाता कि अब उसे किसी डर में जीने की जरूरत नहीं है। उसके अतीत के सारे जख्म अब उसके साथ मिलकर धीरे धीरे भर रहे थे। रात को जब वर्षिता उसके कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद करती तो उसे लगता कि आखिरकार उसे अपना घर मिल गया है। एक ऐसा घर जहां सिर्फ प्यार है, सुरक्षा है और अपनापन है। लेकिन कई बार इस सुकून भरी जिंदगी के बीच वर्षिता का मन अचानक अतीत की गलियों में भटक जाता। वह खामोश होकर सोचने लगती, उसकी जिंदगी कितने दर्द से गुजरकर यहाँ तक पहुंची है। और तभी उसके मन में अपनी माँ आस्था देवी की कहानी फिर से जाग उठती थी। आस्था देवी शादी के 2 साल के बाद विधवा हो गई थी और ये बात जितनी छोटी सुनने में लगती थी उतनी ही गहरी उसकी जिंदगी में जड़ें जमा चुकी थी। क्योंकि उसका पति धीरज सिर्फ उसका सहारा नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया था। वह फौज में था और अपने कर्तव्य के लिए जीता था, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर ही नहीं था आस्था की जिंदगी में खुशियां ज्यादा देर टिके। ये खबर आई और सब कुछ खत्म हो गया। धीरज अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके साथ ही आस्था की हंसी, उसके सपने, उसका भविष्य भी जैसे कहीं दफन हो गया। लेकिन दुख यही खत्म नहीं हुआ। असली बेरहमी तब शुरू हुई जब धीरज के अपने ही भाइयों ने उसे बोझ समझ लिया और आस्था को घर से निकाल दिया, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक अनचाही चीज हो। मजबूर होकर वो अपनी छोटी सी बेटी वर्षिता को लेकर अपने माँ बाप के घर आ गई, लेकिन वहां भी सुकून ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। कुछ ही दिनों में उसके माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत जैसे टूटे हुए दिल की आखिरी सांस थी। वह अपनी बेटी का दर्द सह नहीं पाए और इस तरह आस्था एक बार फिर अकेली हो गई। घर में उसका भाई दिलावर था, लेकिन वो भाई कम, एक डर ज्यादा बन चुका था। उसके अंदर बुरी आदतें घर कर चुकी थी। जुआ, शराब, गलत संगत उसकी जिंदगी बन गई थी। उसकी आंखों में अपनापन नहीं बल्कि एक अजीब सा लालच और बेरुखी दिखाई देती थी। अब इस टूटे हुए घर में आस्था और उसकी छोटी सी बेटी वर्षिता रह गई थी और उनके लिए एक उम्मीद बनकर आई वर्षिता की मामी, जिसने बिना किसी शिकायत के उन्हें अपना लिया। क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, उसने वर्षिता को अपने दिल से लगा लिया, उसे अपनी बेटी की तरह पाला। आस्था एक छोटी सी नौकरी करने लगी थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसे ब्रेन कैंसर हो गया। ये खबर जैसे बिजली बनकर गिरी। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और जब वर्षिता सिर्फ 6 साल की थी तब उसने अपने माँ को हमेशा के लिए खो दिया। उस दिन के बाद वर्षिता के अंदर कुछ टूट गया था। अब उसके पास सिर्फ मामा और मामी ही थे, लेकिन जहाँ मामी उसके लिए भगवान का रूप थी, वहीं मामा दिलावर उसके लिए एक डर बन चुका था। उसका व्यवहार अजीब होता जा रहा था। वह कभी खाली दीवारों से बात करता, कभी आधी रात को आंगन में खड़ा होकर किसी का नाम पुकारता। उसकी नजरें अक्सर वर्षिता पर टिक जाती, जैसे वह उसके पीछे किसी और को देख रहा हो। वर्षिता को कई बार महसूस होता कोई उसे देख रहा है, उसके पीछे कोई कदम चलते हैं। एक रात उसने अपने कमरे के बाहर पायल की आवाज सुनी, जबकि घर में कोई पायल ही नहीं पहनता था। वह डर गई। दरवाजा खोला तो बाहर सन्नाटा था, बस ठंडी हवा का झोंका और जैसे कोई उसके कान के पास आकर धीरे से बोल गया हो। उस दिन के बाद उसे यकीन हो गया, इस घर में कोई अनजाना साया है।
उसने जब ये बात अपनी मामी को बताई तो मामी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उन्होंने बात टाल दी और यही बात वर्षिता के मन में एक सवाल बनकर रह गई। क्या ये सब उसका वहम था या सच में कोई राज छुपा था? और आज जब वो मंथन के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही थी तो उसे लगता था शायद हर अंधेरे के बाद एक उजाला जरूर आता है। शायद उसके जीवन के सारे डर और दर्द उसे इस मुकाम तक लाने के लिए ही थे, जहां उसे मंथन जैसा साथी मिला जिसने उसे ना सिर्फ अपनाया बल्कि उसे फिर से जीना सिखाया। और अब जब वह उसके कंधे पर सिर रखकर मुस्कुराती है तो उसे लगता है कि उसकी कहानी का अंत डर में नहीं बल्कि प्यार में लिखा गया है, एक ऐसा अंत जो हमेशा के लिए सुकून देता है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।